हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं बैंको एकेडमी के यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम अब तैयारी कर रहे हैं अपनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी के अंदर इंग्लिश का जो सेक्शन है वो कैसे तैयार किया जाएगा वो हम इन वीडियोज़ के अंदर देखने वाले हैं। आज इस तैयारी को हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सबसे बेसिक टॉपिक जो है वो हम अपना लेके चलेंगे। इस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस के इस टॉपिक के अंदर हमें क्या और किस तरीके की पढ़ाई करनी है पे ध्यान दीजिएगा। नाउ, टेंस कोई एक ऐसा टॉपिक तो है नहीं जो हमने पहले पढ़ा ही ना हो। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट अपने एकेडमिक्स के अंदर इस टॉपिक को 2 या 3 बार तो एटलीस्ट पढ़ता है, और वो भी फुली यानी पूरे तरीके से। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके दूसरे के जो कुछ टॉपिक्स होते हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस की सोल जो है वो ये टॉपिक है, क्योंकि इसके चलते ही हम बाकी की चीज़ों को ढंग से सीख पाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें टेंस टॉपिक पे अच्छी कमांड हो। अच्छा, अब टेंस पढ़ा है लेकिन फिर भी कमांड मुझे नहीं लगता है कि हर बच्चे की बहुत अच्छी बन जाती है स्कूल में टेंस को। क्या उसका कारण जानते हैं? का कारण है ये कि ये टॉपिक पढ़ा तो है लेकिन इसकी अप्रोच सही नहीं है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हर बच्चे के साथ में ये चीज़ देखी जाती है कि पढ़ा होने के बावजूद टेंस टॉपिक पे वो इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करता है कि वो ये कह सके कि टेंस का चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसका जवाब दे सकता। कारण ये है कि टेंस पढ़ा जरूर है लेकिन उसकी अप्रोच सही नहीं रखी है। कि आज जो अप्रोच है अपन उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या अप्रोच हमें रखनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस अप्रोच में पहले हम वही बेसिक बातें करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं। टेंस होते हैं 3 टाइप्स के: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई नई बात तो है नहीं, ये तो पहले से ही पढ़ा है, आपको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन एक क्लास का वाकया मुझे याद आता है, और मैंने जब उस क्लास के अंदर ही पूछा कि भाई बताओ टेंस कितने तरह के होते हैं, तो एक बच्ची मुझे याद आती है जिसने जवाब दिया 4। तो इस 4 जवाब को सुन के कई लोग शॉक हो जाते हैं, मैं भी थोड़ा दंग रह गया। कुछ बच्चे हंसने ही लग गए, ये क्या बात हुई, 4 कैसे होते हैं, टेंस तो 3 ही होते हैं। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद में मेरे दिमाग में बात आ गई वो कहना क्या चाहे। मैंने उस बच्ची को बोला कि आप खड़े हो जाओ और बताओ कौन से 4 टाइप्स हो। उस बच्ची ने जो नाम लेने स्टार्ट किए बच्चों वो ये थे: अब इन नामों को देख के आप यही फील कर रहे होंगे कि नहीं नहीं सर, ये थोड़ी कोई टेंस के टाइप्स होते हैं, ये तो टेंस के टाइप्स के भी टाइप्स हैं, है ना। ये हमें ऐसा लगेगा। तो यहाँ एक डिबेट स्टार्ट हो जाता है, टेंस है कितने टाइप। टेंस 3 टाइप्स के हैं, क्या टेंस 4 टाइप्स के। यहाँ मैं फिर से आपको अपनी बात याद दिलाता हूँ, मैंने स्टार्ट में क्या कहा। इट इज ऑल अबाउट अप्रोच। आपके टेंस को पढ़ने का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आने वाले क्वेश्चंस का आंसर देने में मदद करे, ना कि आपको बस इस टॉपिक का ज्ञान हो। पीएचडी करने नहीं आए हैं आप लोग, आप एक एग्जाम को क्रैक करने आए हैं जिसका जरिया जो है वो ये टॉपिक है। बस इस टॉपिक में अप्रोच सही होनी चाहिए। उसी अप्रोच को आइए बनाता हूँ मैं आपके लिए। एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा कहेगा कि टेंस 3 तरह के होते हैं, यस, लेकिन वो ये कहेगा कि 3 तरह के भी होते हैं, 4 तरह के भी होते हैं। और अल्टीमेटली आपको पता ही है बच्चों, ये 3 के 4 टाइप बोलो या 4 के 3 टाइप बोलो, टोटल 12 बनते ही हैं। आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने प्रेजेंट टेंस की कोई स्ट्रक्चर लिखी होगी या पास्ट टेंस की कोई स्ट्रक्चर लिखी होगी। आपने जब भी स्ट्रक्चर लिखी होगी, आपने प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर लिखी होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर लिखी होगी, फ्यूचर परफेक्ट की स्ट्रक्चर लिखी होगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर लिखी होगी। स्ट्रक्चर जिससे सेंटेंस बनता है
वो स्ट्रक्चर तो बेटा एक टेंस जिसकी होती है, जिसकी वो स्ट्रक्चर होती है, वो टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए हमें ऐसा कहना चाहिए कि टेंस 12 तरह के। सबसे बढ़िया तरीका है कि टेंस कितने तरह के होते हैं? 12। मैंने स्टार्ट में कहा अप्रोच, आप नई अप्रोच यहाँ अगर डेवलप कर रहे हैं तो पहले वाली अप्रोच इसको काउंटर ना करें, इसको एक नए तरीके से ही सीखें कि हमें सर ने कह दिया 12 टेंस तो ठीक है 12 टेंस, ये आपको हेल्प करेगा बस इसीलिए। और दिमाग में कहीं रखें कि टेंस 3 तरह के भी होते हैं, टेंस 4 तरह के। जब ये टेंस कितने तरह के होते हैं वाली बात पे बात हो गई, आइए अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। इतना जान लेने के बाद कि टेंस कितने तरह के होते हैं और उसको लेके अपनी अप्रोच क्या रहेगी, मैं एक बात और आपके साथ कर लेता हूं कि 12 के 12 टेंसेज में आप 4 तरह की स्ट्रक्चर्स को देखें। ये जो 4 तरह की स्ट्रक्चर्स होंगी वो मेजरली 2 टाइप की, और वो जो 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं वो होती हैं असर्टिव और इंटरोगेटिव। अब कुछ बच्चों को तो मेरी बात ये समझ में आ रही होगी, कुछ को नहीं आ रही होगी। जिनको नहीं आ रही आप टेंशन मत लो, थोड़ी देर में एग्जांपल लूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये असर्टिव फिर 2 और टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इंटरोगेटिव भी 2 टाइप की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सही, चीजें क्लियर वैसे एकदम? दैट्स व्हाट। चलो ये भी आपने समझ ली मेरी बात। नई अप्रोच डेवलप कर रहे हैं, बार बार इस बात को कह रहा हूँ, वही बातों पे ध्यान देना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने कहा टेंस 12 टाइप के या 3 या 4 टाइप के। उसके बाद में हर टेंस के अंदर कितनी स्ट्रक्चर्स? 4। वो 4 कौन सी हैं? असर्टिव, मेरे साथ बोलें, असर्टिव पॉजिटिव, असर्टिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ऐसे ही बोलना है। आप जब इस तरीके से बोलेंगे असर्टिव पॉजिटिव वगैरह, इसको बोल के आप फील करेंगे 4 तरह की स्ट्रक्चर। अगली बात आप क्या याद कर रहे हैं कि ये बात कोई एक टेंस की नहीं है, 12 के 12 टेंसेस पे ये बात अप्लाई होगी। इसलिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंग्लिश में टेंस में हमको कितने स्ट्रक्चर्स याद करने होंगे? 48 स्ट्रक्चर्स को याद करना, ऐसा हम कह सकते हैं कि 48 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे सामने आने वाले हैं। जब अपन इस बात को भी समझ लेते हैं कि ठीक है भाई 48 स्ट्रक्चर्स आएंगे, इससे आगे की क्या बात है, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। बिल्कुल बेसिक बातें चल रही है, कुछ नया मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये सब आपने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ाई होगा, हो सकता है कुछ 2-4 बातें नहीं होंगी। अप्रोच को लेके आगे बढ़ता हूँ मैंने कहा मेरी एक अप्रोच है टेंस को लेके, जिसका मुझे लगता है कि वो बहुत इफेक्टिव है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी उसे सीखें। उस अप्रोच के चलते हमने पहले टेंस के स्ट्रक्चर्स की बात कर ली है, उसके टाइप्स की बात कर ली है, व्हाट्स नेक्स्ट। अब ज्यादातर मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, इनफैक्ट मैंने देखा है टीचर्स पढ़ाने वाले भी क्या करते हैं, दे गेट स्टार्टेड विद टेंस। वो टेंस के साथ स्टार्ट हो जाता है, आ जाओ प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस, ये कॉन्सेप्ट्स। ऐसा मैंने कहा अप्रोच अगर ऐसी रहेगी, वही स्कूल वाली पुरानी इतने सालों से जो पासबुक में आ रही है, बेटा आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी तो नहीं कर रहे। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए अप्रोच थोड़ी अलग होनी चाहिए। टेंस को स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ गोल्स रहेंगे बच्चों, और वो जो गोल्स हैं वो ये 3 टाइप के हैं, जिनमें एक गोल और आएगा 4 हो जाएंगे। वो 3 गोल क्या है सुनिएगा, आपको बड़ी बेसिक सी बात लगेगी लेकिन प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। वो 3 गोल है कि आपको पहले तो ये जो 12 टेंस है इन सभी के नाम आने चाहिए। ये जितने भी टेंस होते हैं इन सभी के आपको नाम आने चाहिए, जो भी टेंसेस है। ठीक है सर, नाम तो आते हैं, ठीक है, नहीं भी आते तो देखो ये सब लिखे हुए हैं वहाँ पे। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि आपको टेंस के जो नाम है उन नामों से उनका स्ट्रक्चर आना चाहिए। दूसरी चीज क्या आनी चाहिए जी? टेंस के स्ट्रक्चर आने चाहिए। ठीक। तीसरी एबिलिटी आप में क्या होनी चाहिए? तीसरी एबिलिटी आप में ये होनी चाहिए, आप स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाओ। ये आप में तीसरी एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप में ये 3 एबिलिटीज हैं तो आप टेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में थोड़े से इस क्लास के अंदर मैं इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा लगाऊंगा। अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है तो आप डायरेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टेंस के नाम, टेंस के स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से सेंटेंस, ये 3 चीज़ें।
और फाइनल चीज जो इसके अंदर गोल्डन पॉइंट है, एक और गोल होता है जिसको आप फोर्थ गोल कह सकते हो, वो है रिवर्स। अब आपको कहोगे रिवर्स का क्या मतलब है? रिवर्स का ये मतलब है बच्चों कि हमने ये बातचीत स्टार्ट की थी कहाँ से? टेंस के नाम से, ठीक है, और बात खत्म कहाँ की भी? सेंटेंस पे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक स्टूडेंट के पास में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मैं उसको किसी टेंस का नाम दे दूँ, उसको उस टेंस का बताऊँ नाम, वो उसकी मुझे स्ट्रक्चर बता पाए और स्ट्रक्चर से सेंटेंस बना के दिखा। और इसका उल्टा क्या होगा कि अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट को एक सेंटेंस दे दूं तो उससे वो उसकी स्ट्रक्चर को पहचान ले और स्ट्रक्चर को पहचानते हुए टेंस का नाम बता दे। दैट इज व्हाट आई मीन बाय दिस वर्ड रिवर्स। बताइए क्या मेरे 4 गोल्स आप लोगों को समझ में आ गए क्या है? अगर ये 4 गोल्स पे आपकी कमांड अच्छी बन जाती है देन अपन टेंस को स्टार्ट कर सकते। तो आइए जरा इन गोल्स को अचीव करें हम। सरप्राइजिंगली मैं इसके अंदर सबसे पहले जिस गोल की बात करूंगा बेटा वो होगा स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना। तो अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश में ये वाली चीज बिल्कुल ही नहीं आती, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं बच्चा? टेंस को सीख सकते हैं, आपको बस मेरा साथ देना होगा। स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाने वाले पार्ट के अंदर ये लीजिए, मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे दी अपनी तरफ से। ओके, अच्छा, तो ये जो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दी है, अब आपका टास्क ये है कि आप इससे मुझे कुछ सेंटेंसेस बना के दिखा, और जो है कुछ सेंटेंस मुझे बना के दिखा। तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं पहले तो ये पता होगा। अगर ये नहीं पता है कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं तो फिर कैसे बनाओगे? ऑब्वियस सी बात है ना? ओके, तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझना क्या होगा। तो क्या होता है वो सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को समझना होगा क्या होता है। वो जो वर्ब होती है एक्शन, सब्जेक्ट होता है उसका डूअर यानी जो इसे करे, और ऑब्जेक्ट होता है उसका रिसीवर यानी जिस पे ये हो। जैसे अगर अपन एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोलते हैं, राम क्रिकेट खेलता है, विजय किताब पढ़ता है, तो इन सेंटेंसेस के अंदर खेलना और पढ़ना एक्शन से, इसलिए वो वर्ब माने जाएंगे। राम और विजय जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हो जाए, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे जी? क्रिकेट हो जाएगा और किताब हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। तो जब इन बातों को आप जानते हैं तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ इनके एग्जाम्पल्स जो है वो बताएं। कोई मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल बताना है मुझे वर्ब का, तो लेट्स से आपने मुझे वर्ब का एग्जाम्पल बताया खेलना। खेलने को अपन क्या बोलते हैं? वर्ब को क्या बोलते हैं जी इंग्लिश में? प्ले। लेकिन प्ले की मेरे से कौन सी फॉर्म डिमांड हो रही है? प्लेइंग। सब्जेक्ट वाली जगह पे मैं किसी का भी नाम लिख सकता हूँ। लेट्स से मैंने लिख दिया रमेश। आप चाहे तो राम, श्याम, मोहन, विजय, अनुराग, स्वाति, ख्याति, जो पसंद हो वो लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ इजएमआर की जगह है, तो इजएमआर की जगह आप भी जानते हो रमेश के साथ तो इज लिखोगे, और लास्ट में खेला किस चीज को जा रहा है उसको लिख दोगे। अपन इंडिया में रहते हैं तो अपन ने क्रिकेट लिख दिया। बड़े आराम से मेरी बात को वापस से सुनना और समझना कि हमने जो अभी अभी सीखा है वो है कि एक स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना। अब ऐसी कोई भी नई स्ट्रक्चर आ जाएगी, उसके अंदर आपको करना क्या है? सिर्फ एक सब्जेक्ट लिखना है, एक वर्ब लिखना है, एक ऑब्जेक्ट लिखना है, जो भी फॉर्म डिमांड कर रहा है वो लिखना है, बीच में कोई अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसको लिखना है। स्ट्रक्चर को भरते जाओ आप, स्ट्रक्चर को जो चाहिए वो देते जाओ, आपका सेंटेंस बनता है। ये होता है स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना। होप आपको समझ में आई होगी ये वाली बात। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं आपको कहूँगी एक और बनाओ, चलो, तो आप एक और बनाने निकले। आपने कहा कि सर सब्जेक्ट एक काम करो, इस बार आप राइट को लो यानी कि लिखने। मैंने कहा ठीक है फिर आओ लो राइट को ले लेते हैं। राइट मैंने लिखा तो आपने कहा अरे सर राइट की ING फॉर्म लिखो, तो मैंने लो फिर ING फॉर्म लिखनी पड़ेगी क्योंकि स्ट्रक्चर डिमांड कर रही है। उसके बाद में सब्जेक्ट वाली जगह पे आप यहाँ पे, इस बार मैं कह रहा हूँ कि प्रोनाउन ले लो आप, तो हमने प्रोनाउन ले लिया। प्रोनाउन में यहाँ पे आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, यू वगैरह वगैरह जो भी आप जानते हो, दिस, दैट, दीज, दोस, उनमें से किसी को भी यहाँ पे ले आ सकते हो। कोई नाउन भी वापस से ला सकते हो, गलत नहीं होता, ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट के लिए अपने को एक वर्ड लिखना था, लिख दिया। अब बताओ आई के साथ इनमें से किसको लिखोगे? ये लिखोगे। और उसके बाद में आप यहाँ क्या कह सकते हैं? अ बुक, अ लेटर, अ नॉवल, जो भी लिखवाने की बात हो। तो ये थी जी बिल्कुल ही बेसिक बात जो जनरली बच्चों को पहले से आती होती है, और मुझे लगता है आपको भी आती होगी
इन केस आपको नहीं आती थी, मैंने एक बार के लिए इसको पूरा कर दिया है ना। जिन मेरे ऐसे साथियों को, विद्यार्थियों को जिनको ये भी नहीं आता था, उनको मैंने ये सिखा दिया। जिन्हें आता था, आप लोग को चैलेंज देता हूं मैं कि आपको 5 सेंटेंस बनाने, बना के दिखाओ, बिल्कुल नए होने चाहिए। और नए सेंटेंस 5 बना देने के बाद में चेक करना क्या आपने उन्हें इसी स्ट्रक्चर से बनाया है। अगर इसी स्ट्रक्चर से बनाया है तो वेल डन। अगर स्ट्रक्चर मैच होती है तो बहुत ही बढ़िया, अगर स्ट्रक्चर मैच नहीं होती तो फिर दिक्कत वाली बात। बोलो, चीजें क्लियर होगी क्या? चलो, अब जब हमने ये सेंटेंस बनाने वाला काम जो है कुछ हद तक सीख लिया है, अब बारी आती है कि मैं आपको एक टास्क दूं। अच्छा, मेरा वो जो टास्क है वो ये है, ये तो एक स्ट्रक्चर थी, एक स्ट्रक्चर मैं आपको और दे रहा हूं, वो है ये सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। और एक स्ट्रक्चर मैं आपको और देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस। और आपको यहां से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट उठा के यहां रखने हैं। क्या आप ये काम कर सकते? दिखाओ, जरा करके दिखाओ। आप वीडियो को पॉज कर लो और पहले बनाओ उसे। और अगर आप बना दो तो फिर आप यहां देख लेना। ठीक, क्या आप लोगों ने सेंटेंसेस बना लिए जी? बना लिए सभी ने? क्या आपका सेंटेंस यही था क्या? राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। क्या आपका सेंटेंस ये था, राम प्लेड क्रिकेट? बहुत बढ़िया। या आपने आई वाले से बनाया, आई वॉज राइटिंग अ बुक? या आपने आई वाले से इसमें बनाया, आई रोट अ बुक? क्योंकि राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट होती है, WROTE। जी, ऐसा ही। फाइन, उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। अगली बात क्या होती है कि मैंने इस बार क्या किया, मैंने अपने जो सेंटेंस बनाए हैं आपके लिए वो बिल्कुल ही नए बनाए हैं। मैंने इसमें से आई ले लिया और इसकी वर्ब और ऑब्जेक्ट ले लिया। ये काम आप भी कर सकते हैं, आप भी नए सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं। सेंटेंस बनाना आ गया है क्या? आ गया है, बहुत ही बढ़िया बात है। आपने मेरी अप्रोच के हिसाब से, जो मुझे लगता है अप्रोच सबसे बढ़िया काम करती है, में कोई कमी नहीं रह जाती बच्चे के अंदर, उस अप्रोच के हिसाब से आपने पहला टास्क जो है वो पूरा कर लिया। और मैं जानता हूं आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिसको ये चीज पहले से आती, बट साथ देना बेटा, आप थोड़ा सा साथ में रहिएगा, आपको चीजें क्लियर कराएंगे। ओके, जैसे ही ये बात क्लियर हो जाती है कि ठीक है अपन ने सीख लिया, ये हिस्सा जान लिया अपन ने, क्या है इसमें क्या नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगला हिस्सा जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, आपको याद होगा अपने जो गोल्स लिखे थे उनमें पहली बात क्या थी कि भाई हमको टेंस के नाम आने चाहिए। तो टेंस के नाम आपको आते हैं क्या? टेंस के नाम आपको आते हैं क्या? आते हैं ना, बस ठीक है। अपन ने लिखा देता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इधर लिखा था सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस उसी से बनते हैं, उसी से तो बनते हैं बेटा। भाई आपको ये पता है कि नहीं कि टेंस के नाम ये होते हैं? क्या होते हैं टेंस के नाम? प्रेजेंट सिंपल, है ना, और पास्ट सिंपल, और क्या होते हैं? फ्यूचर सिंपल, एंड सो ऑन। आपको पता है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पता तो है ही नाम ये आपको, ये पता है क्या? कि अगली चीज जो आपको आनी चाहिए बच्चों, वो आनी चाहिए टेंस के स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स के बारे में बात अपन कभी और करें। आप कहोगे कि सर टेंस पढ़ने से पहले आना चाहिए, आपने तो कहा था। हाँ, कहा तो था, लेकिन उससे पहले जरूरी हो जाता है कि मैं आपको एग्जांपल दूं एक ऐसे टेंस का जो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करे। अच्छा, वो टेंस है कौन सा? वो टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है आपकी सब्जेक्ट प्लस V1 SES ऑब्जेक्ट।
इस स्ट्रक्चर के साथ में जब आप सेंटेंस बनाते हो, जो कि अपन ने अब तक करा था ना, अब तक वो करके देखो जरा एक बार। फिर से मैंने यहाँ पे लिखा विजय लाइक्स आइसक्रीम, है ना, ये मैंने बनाया। भाई मेरे को वर्ब की एस फॉर्म चाहिए थी, लगा दिया एस, सब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा। लेकिन अगर मान लो मैं एक सेंटेंस और बनाऊं, यहाँ पे मैंने बनाया आई राइट नॉवेल्स। तो आप नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पे जो सेंटेंस बनाए उनमें वर्ब वाली जगह पे, कौन सी जगह पे जी, वर्ब वाली जगह पे मैंने एक जगह तो लिखा है क्या, लाइक्स, और एक जगह क्या लिखा है, लाइक्स वाली जगह पे मैंने एस और एस लगाया है, राइट वाली जगह पे एस और एस नहीं लगाया। ये बात नोटिस की आपने? भाई मैं लाइक्स वाली जगह पे तो मैं क्या कर रहा हूं, लाइक्स वाली जगह पे तो मैं एस और एस लगा रहा हूं, और राइट वाली जगह पे मैं एस और एस नहीं लगा रहा हूं। तो सवाल उठता है कि सर इनमें से फिर है कौन सा सही? आंसर है दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर सवाल उठता है कि सर उसके अंदर एस क्यों आया, इसके अंदर एस क्यों नहीं आया, उठता है। और क्या ऐसा है कि ये दोनों ही सही होते हैं? तो इसका मतलब फिर हम तो लाइक भी लिख सकते होंगे यहाँ पे। जवाब है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। इस वाले में आपको लाइक्स ही लिखना है, लाइक नहीं लिख सकते। इस वाले में राइट ही लिखना है, राइट्स नहीं लिख सकते। तो भी दुविधा हो गई, ये स्ट्रक्चर आखिर चाहती क्या है? ये स्ट्रक्चर हमसे V1 चाहती है या V1 SES चाहती है? ये स्ट्रक्चर्स हमसे वर्ब की कोई फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म गो चाहती है या गोज चाहती है? कम चाहती है या कम्स चाहती है? टेक चाहती है या टेक्स चाहती है? ये अब एक हमारे सामने दुविधा खड़ी हो गई है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में हमसे चाहती है क्या, ये अपन को देखना। तो बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे ये बात कि इस स्ट्रक्चर में SES आएगा या SES नहीं आएगा, ये बात डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर जी, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट बताता है कि आपको V1 का प्रयोग करना है या V1 SES। अच्छा, मतलब अब ये कहना चाह रहे हो सर कि विजय बता रहा है कि यहाँ पे लाइक्स आएगा, या विजय बता रहा है कि सॉरी आई बता रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, राइट आएगा, ऐसा ही है? जी हाँ, विजय डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, लाइक्स होगा। आई यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, राइट आएगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या? फिर अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो कभी कभी विजय के अलावा कोई दूसरा वर्ड भी हो सकता है, अनुराग, स्वाति, ख्याति, ये सब हो सकते हैं। और आई की जगह पे सर यू आ सकता है, वी आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कब क्या करना है? इन जगहों पे कब क्या होगा वो तो हमें पता ही नहीं है, और फिर उनके अकॉर्डिंग कब SES लगाना है, कब नहीं लगाना है, ये भी पता नहीं है। तो हाउ डू वी डू, हम ये कैसे करें इस काम को? तो देखो आपको बताते हैं। काम को करने के लिए जो इस काम को करने के लिए अपन एक टेबल बनाने जा रहे हैं। उस टेबल के अंदर हम पहले से ही ये लिख देते हैं, देखो कि एक तरफ है V1 और एक तरफ है V1 SES। और इस बात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, गो गोज, टेक टेक्स, ब्रिंग ब्रिंग्स, टीच टीचर्स, सिट सिट्स, कम कम्स, रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स, यूज यूजेस, वगैरह वगैरह। जितनी भी तरह की वर्ब्स होती हैं उन सभी को यहाँ पे अपन ले आए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट अगर एक प्लूरल नाउन हो तो V1, सब्जेक्ट अगर एक प्लूरल नाउन हो तो क्या करना है जी, V1। और सब्जेक्ट अगर एक सिंगुलर नाउन हो तो क्या,
तो V1 ऐसी है। मतलब अगर मैं किसी क्वेश्चन में लिखूंगा अ गर्ल सिट और सिट्स हियर, तो आप क्या जवाब देंगे बेटा? बताओ बताओ, क्या आपका जवाब सिट्स है क्या? तो बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा सम गर्ल्स सिट और सिट्स हियर, तो बताओ मैं क्या जवाब दूंगा, सिट या सिट्स? मैं सिट्स जवाब, है ना? तो V1 को चुना जाए। बोलो, ये वाली बातें क्लियर हो गई है ना? ओके। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई प्लूरल प्रोनाउन आ जाता है, प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट वाली जगह पे प्रोनाउन भी है। अगर कोई प्रोनाउन आ जाता है तो आपको क्या करना है? जैसे वी है, यू है, दे है, कभी कोई दीज दोज भी आ जाए, अगर मान लो ये आ जाए तो V1 लगाना है। अगर कोई सिंगुलर प्रोनाउन आ जाता है, उनके साथ में V1 SES लगाना है। अब जैसे सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई होता है, यू होता है, ई होता है, ई होता है, इट लगा होता है, और भी कोई अगर होते हैं सिंगुलर प्रोनाउन तो वो सब यहाँ ले आएंगे। उनके साथ में क्या करना है? V1 SES लगाना। लेकिन एक दिक्कत है, इनमें से आई और यू लगाबाज वो आ जाते हैं यहाँ पे, आई और यू जो है वो लगाबाज हैं, तो यहाँ आ जाते हैं। यानी कि ही शी इट होगा तब तो V1 SES, और अगर वी यू दे दोज और आई और यू होगा तो V1 ही होगा। इसीलिए तो हमने पीछे जो सेंटेंस बनाया था बच्चों, उसके अंदर आई के साथ में आपको याद होगा इट लिखा था, और मैंने कहा था राइट्स गलत है, बोला था। और क्या, वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके आप देख भी सकते हो। कंफर्म हमेशा कर लेना चाहिए, कंफर्म करने में बढ़िया रहता है। चीजें क्लियर? चल पड़े आगे। आओ जी, अगली बात जो आप देख रहे हो ये है कि इसमें अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता आई लव और लव्स माई मदर, अब क्या बोलते बताओ? अब हमेशा क्या बोलेंगे? लव बोलेंगे, है ना? और वहीं अगर मान लीजिए अगर लिखा हुआ था ही लव और लव्स स्विमिंग, बताइए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो दोस्तों ही के साथ में लव्स लिखा है। ये भी चीजें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं अपन, इससे थोड़े डिफिकल्ट भी आते हैं, कभी कभी इसी लेवल के आ जाते हैं। अगर मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं इस टाइप का, मैंने पूछा होल्ड मेक और मेक्स अ मैन हैप्पी, ठीक है ना? आज की मायावी दुनिया के अंदर तो बात तो ऐसी है ना? और मैंने पूछा अ लॉट ऑफ गोल्ड, अ लॉट ऑफ गोल्ड मेक और मेक्स अ पर्सन ग्रीडी, जैसे मैंने पूछा। तो इनमें क्या जवाब देंगे आप? हमने जवाब आराम से वीडियो को देख के बढ़िया तरीके से, ये लो मैंने बोर्ड छोड़ दिया है आपके लिए, अब आराम से देख के जज करो आपके हिसाब से क्या आंसर है। चलो आई गेस अब तक जज कर लिया होगा आपने। क्या आप सभी लोगों ने जवाब दिया है? ये मिक्स दे दिया है, कांग्रेट्स, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और इसका कम एक दिया है क्या? गलत हो गया फिर तो, क्योंकि होगा मिक्स। ऐसा क्यों सर? गोल्ड यहाँ पे गोल्ड है तो मिक्स, और जब अलॉट ऑफ गोल्ड है तो फिर तो बहुत सारा गोल्ड हो गया सर। अब बहुत सारा गोल्ड तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ में आपने बताया कि हमको क्या आता है? V1 आता है, फिर तो मेक होना चाहिए था। अब मेक्स कह रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट, गोल्ड जो होता है, गोल्ड गोल्ड जो है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स,
अनकाउंटेबल नाउन के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, चीज एक ही दिमाग में रखनी है, वो है ये V1SCSI। अनकाउंटेबल थोड़ा हो, कम हो, ना के बराबर हो, पूरी दुनिया का सारा कुछ ही आ जाए भली, उन सभी सेंसेस में, सभी कंटेक्स्ट्स के अंदर अनकाउंटेबल नाउन के लिए V1SCS ही लगेगा। ये बातचीत है समझ में बढ़िया तरीके से, फिर तो क्या, चलो ठीक है। तो ये लो, ये था हमारा पहला बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसको पहली ही क्लास के अंदर आपके सामने मैंने रख दिया है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये और आगे बढ़ेगा। अभी तो मैंने समझाया है कि ये है क्या, अभी तो ये अपना रूप बदलेगा और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे बस थोड़ी ही देर के अंदर। अच्छा, उससे पहले ये जो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 3 टाइप की चीजें यहाँ पे है, इसके अलावा कुछ और है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर कभी आपके सामने एक दिक्कत आए और आपको हैज और हैव का डिफरेंस बताना हो जी, हैज और हैव का डिफरेंस आपको बताना हो, तो वो डिफरेंस ये होता है। अगर आपको कभी डू और डज का डिफरेंस बताना हो, तो ये डिफरेंस यहां होता है, बस इतनी सी बात, और क्या। हैव और हैज इनके साथ आता है हैव, इनके साथ आता है हैव, इनके साथ आता है डू, और इनके साथ आता है डज। अगर आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो क्या, जैसे अ गर्ल था, तो अ गर्ल के साथ में हैव और हैज में से, क्योंकि अ गर्ल सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। हाँ, ये बता रहा हूँ। तो सर मतलब फिर सम गर्ल्स के साथ में हैज और हैव में से क्या आएगा? सम गर्ल्स प्लूरल है, प्लूरल तो उसके लिए क्या आएगा? हैव आएगा। यही बता रहा हूँ, हाँ यही बताया, समझा आपने? अगर ये बात आपको ढंग से समझ में आ गई है तो बस, तो कुछ बचा ही नहीं है। अगली बात भी समझ में आ गई होगी, इन सब के साथ में डज, इन सब के साथ में डू। अगर सब्जेक्ट ये है तो डू, अगर सब्जेक्ट ये है तो डज। इतना मुश्किल था क्या? बिल्कुल ही नहीं था। और आप मानोगे नहीं, आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है ये। अगर कभी आप कॉन्सेप्ट वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे ना, आप ये बात पाओगे कि ग्रामर के किसी भी टॉपिक से इतने क्वेश्चन नहीं आए जितने क्वेश्चन ये इस एक टेबल से आए हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ योर सिलेबस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, येट इट इज वेरी इजी। ये इजी है बेटा, तो मुश्किल नहीं है इसमें। आप बताओ ना, क्या समझ नहीं आया आपको? क्या इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हुई क्या आपको? अगर इन क्वेश्चंस में नहीं हुई तो इससे हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट जो होता है ना बेटा, वो आपको पावर देता है इजी से इजी क्वेश्चन करने की, और इससे थोड़ा सा अगर मुश्किल क्वेश्चन होंगे उनको करने की। जरूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस, अगर प्रॉपर प्रैक्टिस की जाए बड़े आसानी से आप इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब दे सकते। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हमने ये जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें हमने ये जाना है कि V1 और V1SCS में से इसे यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। डू डज जहां आता है वहां देखेंगे बात, हैव हैज जहां आता है वहां देखेंगे बात, लेकिन जब भी इनका डिफरेंस हमसे पूछा जाएगा बात यही होगी, चाहे पूरी इंग्लिश में कहीं हो। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई, ये एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जिसको डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो डिस्कस आगे किया जाएगा, क्योंकि पहले मेरा मत है कि अपन ये इस बात को कंप्लीट करेंगे, इसको एक्सरसाइज के साथ में सीखेंगे। लेकिन जो एक बात रह गई वो बता देता हूँ, वो ये है कि अगर कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जिसको आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं रख पा रहे हो, ना इसमें ना इनमें, नहीं रख पा रहे हो, अलग ही दिख रहा है, वो पता ही नहीं चल रहा कौन सी कैटेगरी का, इसका है कि इसका है, तो बेटा उसको सिंगुलर मान लेना। तो उसको आप क्या मान लेना? सिंगुलर मान लेना। ऐसी कैटेगरी के सिलेबस को मैं कहता हूँ मिसलेनियस। मिसलेनियस याद होगा, हिंदी में अपन पढ़ते थे ना, मैथ्स के अंदर होती थी ना मिसलेनियस, तो विविध, यानी कि जिसका कोई टॉपिक नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अगर कुछ इस प्रकार का सब्जेक्ट आ गया जो आपके जाने पहचाने सब्जेक्ट्स से हटकर है, ना इनमें से या ना इनमें से,
तो आप उसके साथ में क्या कर देंगे बच्चों, आप उसके साथ में ये सिंगुलर वाली बातें लगाएंगे, V1 SES लगाएंगे, टू डज में से डज लगाएंगे, हैवेज में से हैज लगाएंगे, या तरीके से। चलो बढ़िया। अब अगर आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई तो ये देखिए मैंने आपके लिए एक बढ़िया सी एक्सरसाइज तैयार करके रखी हुई है, और इस एक्सरसाइज के अंदर आपको मुझे इन्हीं बातों का जवाब देना है जो आप यहाँ देख रहे हैं, अभी पीछे सीख के आए हैं उसका ही जवाब देना है। तो पहले मैं वीडियो को चाहता हूँ कि आप लोग एक काम करना, वीडियो को पॉज कर दो बेटा, वीडियो को पॉज कर दो सभी लोग। एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके फिर आराम से इनको अटेम्प्ट करो, और थोड़ी देर में वीडियो को जब आप अटेम्प्ट कर लोगे तो वापस स्टार्ट। अब वीडियो को पॉज करने के बाद में अगर आपने इनको अटेम्प्ट कर लिया पीछे वाली सारी बातों को सीख के, तो मेरा मानना है कि आप में से ज़्यादातर बच्चों ने जवाब दिया होगा कि सर यहाँ पे कम जो है वो गलत है और इसकी जगह पे क्या आएगा, कम से आएगा। क्या यही जवाब है आपका? और अगर यही जवाब है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ये कि यहाँ पे कम की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आप इस बात को नहीं सोच पाए तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अभी सुनो। अभी पीछे पढ़ के आया है कि हमारा कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें अगर सब्जेक्ट ही हो और उसके बाद में एक वर्ब दे रखी हो, और वो वर्ब कौन सी फॉर्म में हो, फर्स्ट फॉर्म में या SES फॉर्म, तो हमें चुनाव करना है किसका, SES फॉर्म का, अगर वहाँ ही लिखा है। पीछे था ना ही, कौन सी वाली साइड में था, V1 SES वाली साइड में था, इसलिए V1 SES वर्जन बनाएंगे ना इसका, कम तो V1 वर्जन हो जाएगा। अच्छी बात, बस वही किया। तो सर क्या सारे सेंटेंसेस में करना, नहीं सारे में नहीं बेटा, ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के अंदर करना होगा। प्रेजेंट सिंपल में ही V1 और V1 SES दोनों आते हैं। अगर यहाँ पे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह आ जाता तब ये नियम नहीं लगता, लेकिन यहाँ तो नहीं आया। ऑलवेज कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं कौन से होते हैं? नहीं जानते? मैं बोल देता हूँ, लिखो, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग, उसके बाद डू, डज, डिड, उसके बाद हैज, हैव, हैड, जो मैंने बोले यही हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके अलावा जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उनको और आप जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स इतने ही होते हैं। इसके अलावा कुछ अगर आ जाए, ऑलवेज, ये सेल्डम, या ऑफन, या यूजुअली, और भी जो भी ऑलवेज के अलावा नेवर होता है जैसे, तो उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ही। अब यहाँ पे इसका ये आंसर आएगा, ये बात ही। अब सेकंड क्वेश्चन करके देखोगे, कर लिया आपने? बढ़िया। क्या बताया आंसर आपने? यही बता रहे हो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वही होगा, यहाँ वर्क्स नहीं होगा सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या आपका जवाब यही है? ठीक है, अगर आपका जवाब यही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये कॉन्सेप्ट सच में मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ पे सीमा लिखा है, लेकिन बेटा यहाँ रेनू भी तो लिखा है, और एंड से इनको जोड़ा गया है। एंड से इनको जोड़ देने पे ये 1 + 1 2 हो गए। अगर ये 2 हो गए हैं, 2 मतलब तो प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ में V1 आता है। बताओ हाँ या ना? ये था, ठीक है कि नहीं? ठीक है, पक्का? तीसरे पे जाऊं? आओ तीसरा देखते हैं। विच बुक डू यू वांट्स? अब यहाँ ज्यादातर बच्चे यही अप्रोच लगाते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ यू लिखा है, यू के साथ हमें सर ने पढ़ाया है कि V1 आता है, V1 SES नहीं आता, पीछे हम देख के आए हैं, इसलिए ये वांट्स क्या गलत, तो आप क्या बना दो, वांट बना दो, ये हो गया। तो मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ, जब मैं क्लास के अंदर बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में भी जब बच्चों को शीट देता हूँ, तो ज़्यादातर बच्चे मुझे ये जवाब देते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि बताओ क्यों, तो ये जो आप दिमाग में आपके आया होगा तो वो जवाब देते हैं। बट इस क्वेश्चन का आंसर सही होने के बावजूद इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बेटा वो गलत। नो डाउट यू के साथ क्या आता है, वांट्स आता है, लेकिन सॉरी वांट आता है, लेकिन बेटा ये सेंटेंस का सब्जेक्ट स्टार्ट में तो लिखा नहीं है, जो कि असर्टिव सेंटेंस में होता है, और वर्ब उसके बाद ठीक बात दूसरे नंबर पे तो आई नहीं है। इनफैक्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी, अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो ये रूल नहीं लगता है, क्योंकि आ रखी है वो हेल्पिंग वर्ब है क्या, डू, क्योंकि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब डू आ रखी है, इसीलिए ये रूल जो है वो अब यहाँ लगेगा ही नहीं, तो हम पीछे सीख के। तो सर लग तो रहा है, और आपने आंसर भी बताया कि सही होता है, दिक्कत क्या है? नहीं पता। अभी आप अगर इसे सही आंसर मान लेंगे और अपने लॉजिक और एक्सप्लेनेशन को सही मान लेंगे,
तो शायद आगे भी आप इसी तरह के लॉजिक को दिमाग में रखेंगे, विच विल बी लिथल फॉर यू। बैकफायर करेगा आपको, आपसे गलती हो जाएगी। और ज़्यादा दूर नहीं, अभी इसी एक्सरसाइज में देखो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपसे गलती हो जाएगी। आइए सीखते हैं कि यहाँ ऐसा क्यों। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, आप बस इन 3 वर्ड्स को ध्यान से देखें मेरे साथ। ये जो 3 वर्ड्स हैं, डू, डज और डिड। और कहिए मेरे साथ कि अगर किसी टेंस के स्ट्रक्चर सेंटेंस में हमें डू, डज और डिड दिख जाएगा तो उसके साथ वर्ब की सिर्फ एक ही फॉर्म को हम एक्सेप्ट करेंगे, और वो है कौन सी फॉर्म? वो है भाई वर्ब की फॉर्म्स ये 5 तरह की हो, ये 5 तरह, लेकिन इनमें से कोई भी सही नहीं है। सही है तो सिर्फ एक है, ये सब गलत। यानी डू, डज, डिड के बाद अगर कुछ भी इनमें से आ जाए तो गलत होगा सर। डू है, सब्जेक्ट को देखो ही मतलब, सब्जेक्ट देखना ही नहीं। अब वर्ब देखनी है। वर्ब क्या दे रखी है? वर्ब दे रखी है वांट्स। तो आपने कहा कि इसके साथ वांट्स आ सकता है क्या? ये रहती है वांट्स। ये तो गलत है, गलत है। इसलिए इसे सही बनाने के लिए आ गया क्या समझ? बढ़िया से आया, एकदम अच्छा है। क्या बात है। फिर तो मुझे लगता है अगले क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दोगे आप। मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लो। ये दिख रहा होगा इजी सा, लेकिन बात मानो, वीडियो को पॉज करो, आराम से देखो इसको। और मेरे लिए जब आंसर के लिए आप तैयार हो तो अपन बात करना स्टार्ट करें। मैं साइड हट गया हूँ, लोग कर लिया होगा अब तक अटेम्प्ट। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपका जवाब इसको लेके ये है कि यहाँ पे डू की जगह डज आएगा, यही जवाब है क्या? यही है पक्का? देख लो, चेंज नहीं करने दूंगा बाद में। यही है पक्का? तो आप में से लग तो यही रहा है, लेकिन ये टीचर बात बात में गलत करा देता है। आपका जवाब सही तो है, अधूरा है। ये दोनों चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों? आपने ही तो बोला था टी के साथ में, पीछे टेबल में देख लो बोलिए आप, टी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है। मैं बोला तो था टी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, यानी कम से यहाँ सही होना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात और अभी बोली थोड़ी देर पहले कि जिस सेंटेंस में डू, डज और डिड आ जाए उसकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कम होगा, कोई भी दूसरी फॉर्म अलाउड नहीं है। और जब ये वाली बात हो जाती है कि डू डज आ गया है या डू डज डिड, ये डू डज डिड ये आ गए अगर, उसके बाद अब देखा नहीं जाता कि सब्जेक्ट क्या है, तो पीछे वाला रूल है वो कैंसल आउट हो जाता है, तब जब डू डज डिड आ जाए। अच्छा कमाल की बात है, डू डज का जो डिटर्मिनेशन है वो सब्जेक्ट ही कर रहा है, यानी शी ही कर रहा है। शी ही बता रहा है कि डू नहीं होगा, डज होगा। शी ही बताएगा कि भाई यहाँ पे अगर डू और डज में से कुछ पूछेंगे तो कौन सा वाला लगाना है। लेकिन डू डज अगर आ गया तो अब वो मेन वर्ब को शी को कंट्रोल नहीं करने देगा। बताओ, ये दोनों बातें मेरी समझ में आ गई कि आप लोगों को? दो रूल एक साथ में पढ़े अपन ने। पीछे वाला ये, अब क्योंकि ये दोनों हैं अलग अलग चैप्टर्स के रूल, लेकिन ये दोनों एक ही जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसको हम अलग अलग चैप्टर में क्यों पढ़ेंगे भाई? हमारी कोई स्कूल की ग्रामर पढ़ रहे हैं क्या हम हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए, उसके लिए सारी बातें एक साथ में पढ़ेंगे, चैप्टर वैप्टर कुछ नहीं पढ़ रहे ऐसे। ये अप्रोच है जी, इसी अप्रोच की मैं बात कर रहा था। एक जगह पे अप्लाई होने वाली या आने वाले कंफ्यूजन सारे एक साथ में डिस्कस करेंगे अपन, ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रहे बेटा। अब तैयार रहोगे कि ये है नहीं तो ये है, नहीं तो ये है। दो बातें बताई मैंने आपको, एक पीछे टेबल बनाई थी उसके साथ में ये जोड़ दिया, उसके तर्ज पे अपन ने इस क्वेश्चन को ये जवाब दिया। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आ गई है तो अब बारी है इन 4 क्वेश्चन। अगर आप इन 4 क्वेश्चंस का सही जवाब दे लेते हैं तो अपन मान सकते हैं कि पीछे वाली जो चीजें आपने सही से पढ़ी। देखो क्वेश्चन है हु डू नॉट लाइक मिल्क, क्या लगा इसका जवाब? वीडियो को पहले पॉज कर लो, आप पहले अटेम्प्ट करो सारे, कर लिया? आ जाओ अब देखो। तो इसमें बच्चा ज्यादातर ये सोचता है यार इसके अंदर सब्जेक्ट है क्या,
फिर वो सोचता है कि शायद मिल्क जो है वो सब्जेक्ट होगा, मिल्क जो है वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन मिल्क यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हो है, और हो नाम का ये जो सब्जेक्ट है वो अननोन टाइप का सब्जेक्ट हुआ, इसीलिए बेटा इसके साथ डू नहीं, इसके साथ यहाँ डज आएगा। मैंने आपको बताया था अननोन टाइप के सब्जेक्ट के साथ डज लगाना। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है वो ही है, इसके अंदर ही सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखो, इसमें सब्जेक्ट, ये तो इजी था, सब्जेक्ट जो है वो ट्रेन है, तो इसमें जो वर्ब है वो गलत है, लीव, लीव की जगह क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है क्या, क्लासेस, क्लासेस के लिए बिगिंस नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बिगिन आना चाहिए। ये बात है, आई होप चीज समझ में आई होगी आपको। अच्छा, इस वाली एक्सरसाइज को देख के, इन 4 क्वेश्चंस को देख के थोड़ा आपको डाउट रहा होगा कि ये सब्जेक्ट का चुनाव सर बड़ा अटपटे तरीके से किया आपने, उसमें हु को मान लिया, मिल्क क्यों नहीं, इसमें आपने ही को मान लिया, पेंसिल्स क्यों नहीं। इन चीजों को लेके कुछ नए रूल्स आएंगे, वो नए रूल्स पढ़ेंगे अपन अगली क्लास। आज के लिए इतना ही। इस सेशन के अंदर हम पढ़ ले, हमने जो पढ़ा है उसे मैं चाहूंगा कि आप अगले सेशन पे आने से पहले रिवाइज करके आएँ। अगर रिवाइज करके आएंगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। थैंक यू।